नमस्कार। एक शांत गांव, एक गहरा तालाब और एक ऐसा राज जिसने पूरे सुल्तानपुर को हिलाकर रख दिया। आज के इस विश्लेषण में हम 14 साल के अर्पित गुप्ता की मौत की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक दुखद घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसा गहरा रहस्य है जिसमें सच और झूठ की परतें आपस में बुरी तरह से उलझी हुई हैं। एक ऐसा मामला जिसकी शुरुआत तो एक साधारण हादसे से होती है, लेकिन जो बहुत जल्द हत्या और फिर डिजिटल दुनिया के एक बेहद खौफनाक खेल में तब्दील हो जाता है। तारीख थी 3 मई 2026। नारायणपुर मिश्रौली का मोहना तालाब। आम दिनों में ये जगह बिल्कुल खामोश रहती है, लेकिन उस ढलती हुई शाम ये एक खौफनाक मंजर की गवाह बनी। इसी पानी में अर्पित गुप्ता का शव तैरता हुआ मिला था। एक ऐसा दृश्य जिसने वहां मौजूद हर इंसान की रूह कांपा दी और एक परिवार की दुनिया को हमेशा के लिए उजाड़ दिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या ये महज एक दर्दनाक हादसा था या फिर इसके पीछे कोई बहुत ही खौफनाक और सोची समझी साजिश थी। चलिए इस जांच की गहराई में चलते हैं, क्योंकि जो पहली नजर में दिखा वो पूरी सच्चाई बिल्कुल नहीं थी। शुरुआत करते हैं मोहना तालाब की उस खोज से। अर्पित पथरा गांव का रहने वाला 9वीं क्लास का एक सीधा साधा बच्चा था। स्कूल के बाद वो अक्सर अपनी माँ के काम में हाथ बटाता था। उस दिन वो एक रिश्तेदार के घर गया और फिर अचानक दोपहर के बाद से गायब हो गया। जब उसका शव मिला तो कई गंभीर और अनसुलझे सवाल खड़े होने लगे। जब स्थानीय पुलिस वहां पहुंची ना, तो शुरुआती नजारा बिल्कुल एक साधारण डूबने की घटना जैसा ही लग रहा था। लम्भुआ के सीओ ऋतिक कपूर के मुताबिक किनारे पर अर्पित के कपड़े और चप्पलें रखी हुई मिली। तो जाहिर सी बात है, पहली नज़र में जांचकर्ताओं ने इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा ही माना। ये मान लिया गया कि शायद नहाते वक्त गहरे पानी में जाने से उसकी जान चली गई होगी। तो हादसा या हत्या, जैसे जैसे थोड़ा वक्त बीता, सबूतों की कहानी आपस में ही टकराने लगी। पुलिस की शुरुआती थ्योरी और वहां मौजूद गांव वालों की आंखों देखी हकीकत, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क सामने आने लगा। और यहीं पर चीजें पूरी तरह से उलझ जाती हैं। एक तरफ पुलिस का शुरुआती अनुमान था कि मौत डूबने से हुई है, क्योंकि कपड़े तालाब के बाहर रखे थे। लेकिन दूसरी तरफ गांव वालों ने जो देखा वो रोंगटे खड़े करने वाला था। उन्होंने शव पर कई गंभीर चोटों और खून बहने के निशान देखे। जाहिर है, किसी भी नजरिए से ये एक साधारण डूबने का मामला तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसके सिर और शरीर के बाकी हिस्सों पर गहरे घाव साफ दिखाई दे रहे थे। अब ऐसे में एक बेबस और गमजदा परिवार ने इसे सीधे तौर पर हत्या करार दिया और इंसाफ की मांग शुरू कर दी। गांव वालों का गुस्सा और तनाव भी लगातार बढ़ता जा रहा था। आखिरकार इसी भारी दबाव और शरीर पर मौजूद उन निशानों को देखते हुए पुलिस को शव आधिकारिक पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजना पड़ा। फिर होती है गुरुदीन की गिरफ्तारी, और यहीं से पूरी जांच की दिशा 180 डिग्री घूम गई। जैसे ही पोस्टमार्टम की प्रक्रिया आगे बढ़ी और पुलिस ने गहराई से छानबीन शुरू की, वो हादसे वाली शुरुआती थ्योरी पीछे छूट गई और एक भयानक आपराधिक साजिश की शक्ल साफ होने लगी। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 3 मई शव बरामद होता है, 4 मई आधिकारिक पोस्टमार्टम किया जाता है, और फिर 8 मई को अचानक पुलिस एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी करती है। महज 5 दिनों के अंदर एक सामान्य सा दिखने वाला हादसा हत्या की एक संगीन गुत्थी में बदल जाता है। 50, जी हाँ, ये उम्र है उस मुख्य आरोपी की जिसे पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किया, गुरदीन वर्मा। जरा सोचिए, एक 50 साल का अधेड़ आदमी और एक 14 साल का मासूम बच्चा। ये कंट्रास्ट अपने आप में बहुत परेशान करने वाला है और कई खौफनाक सवालों को जन्म देता है। और इस गिरफ्तारी के साथ ही परिवार का सबसे बुरा डर सच साबित हो गया। ये आधिकारिक रूप से अब एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन यानी हत्या का मामला बन गया था। उसी इलाके के रहने वाले गुरदीन वर्मा को अदालत में पेश करके जेल भेज दिया गया। हालांकि इस कत्ल के पीछे असली मकसद क्या था, इसका खुलासा पुलिस ने सार्वजनिक तौर पर अभी तक नहीं किया है। अब आते हैं भ्रामक खबरों के इस जाल पर। कैसे एक त्रासदी को अपने स्वार्थ के लिए हाईजैक किया जाता है, ये उसका एक जीता जागता और डरावना उदाहरण है। एक तरफ हकीकत में एक परिवार अपने बच्चे की मौत का मातम मना रहा था, और दूसरी तरफ डिजिटल दुनिया में एक अलग ही मनोवैज्ञानिक अपराध आकार ले रहा था। हुआ ये कि अचानक सोशल मीडिया पर अफवाहों की बाढ़ सी आ गई। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर बिना किसी सिर पैर के सनसनीखेज वीडियो वायरल होने लगे।
किसी ने दावा किया कि हत्या मदरसे या मस्जिद में हुई है, तो किसी ने जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद जैसी झूठी कहानियां गढ़नी शुरू कर दी। मतलब एक दर्दनाक त्रासदी का फायदा उठाकर बिना किसी सबूत के लोगों को भड़काने की एक सोची समझी कोशिश की गई। लेकिन जब हम इन अफवाहों को असली और सत्यापित तथ्यों के सामने रखते हैं ना, तो सच अपने आप सामने आ जाता है। अफवाह थी कि मौत मदरसे में हुई, जबकि हकीकत ये है कि शव मोहना तालाब में मिला था। शोर मचाया गया कि ये एक सांप्रदायिक अपराध है, जबकि पुलिस के मुताबिक ये एक आपराधिक हत्या है जिसमें कोई धार्मिक एंगल है ही नहीं। किसी बड़ी साजिश के दावों के उलट ये एक 50 साल के स्थानीय व्यक्ति की गिरफ्तारी का एक अकेला मामला है। अफवाहों के बीच न्याय की तलाश, ये इस पूरे मामले का एक बहुत जरूरी पहलू है। सोचिए, जब कोई इतनी संवेदनशील आपराधिक जांच चल रही हो, तो ऐसी झूठी खबरें असली न्याय की प्रक्रिया को कितना नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये महज इंटरनेट का शोर नहीं है, इसका सीधा और बहुत गहरा असर उस पीड़ित परिवार पर पड़ता है जो सिर्फ इंसाफ की आस लगाए बैठा है। लेकिन ऐसे तनावपूर्ण माहौल में प्रशासन और हिंदुस्तान समाचार या अमर उजाला जैसे जिम्मेदार न्यूज़ इंस्टीट्यूशंस ने सिर्फ तथ्यों पर टिके रहने का काम किया। अधिकारी ऋतिक कपूर ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि मामले की जांच एक नॉर्मल मर्डर केस की तरह ही की जाएगी। उन्होंने सोशल मीडिया के इस पूरे पागलपन को दरकिनार किया और अपना फोकस सिर्फ असली सबूतों और तय टाइमलाइन पर रखा। तो लब्बो-लुबाब ये है कि पुलिस की फाइलों में अभी भी कई सवालों के जवाब बंद हैं। पोस्टमार्टम में मौत की सटीक वजह क्या निकली? 14 साल के अर्पित और उस 50 साल के आरोपी के बीच आखिर ऐसा क्या हुआ कि बात कत्ल तक पहुंच गई? क्या इसमें कोई और भी शामिल हो सकता है? इन सब बातों की सच्चाई हमें पुलिस बुलेटिन और अदालती कार्रवाई से ही पता चलेगी, ना कि इंटरनेट की भड़काऊ अटकलों से। और यहीं पर यह पूरा मामला हमें एक बहुत ही गंभीर मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। जरा सोचिए, जब भी कोई ऐसी दर्दनाक घटना होती है, तो क्या एक समाज के तौर पर हम सच्चाई की उस ठंडी और कड़वी हकीकत का इंतजार करेंगे, या फिर बिना सोचे समझे नफरत बेचने वाले मनगढ़ंत शोर में भटक जाएंगे? इस विश्लेषण को हम इसी गहरे सवाल के साथ छोड़ रहे हैं, क्योंकि सच्चाई की तलाश कभी रुकनी नहीं चाहिए।